नमस्कार, इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारी। तो मध्य प्रदेश में धर्मांतरण का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। रायसेन में बाल कल्याण समिति में 3 बच्चों का धर्म परिवर्तन करा दिया गया। तो दमोह में एक नाबालिग को पादरी बनने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। अब धर्मांतरण पर सियासत गरमाने लगी है। कड़े कानून के बावजूद धर्मांतरण होना चिंता बढ़ाता है। हालांकि धर्मांतरण अवैध नहीं है, लेकिन इसके लिए पूरी प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया को फॉलो करना हर हाल में जरूरी है। लेकिन यहां तो बच्चों और नाबालिग का धर्म परिवर्तन कराया गया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की दबिश से ये मामले सामने आए। लेकिन चिंता तो यह है कि हजारों बाल कल्याण समितियां, दर्जनों मिशनरीज मध्य प्रदेश में काम कर रही हैं। अमूमन इनके अंदर क्या हो रहा है ये बाहर कम ही आता है। यानी अभी बहुत कुछ ऐसा है जो अनदेखा है। मध्य प्रदेश के रायसेन और दमोह जिले से सामने आया बच्चों के धर्मांतरण का मामला तूल पकड़ चुका है। पहला मामला रायसेन के गौहरगंज का, जहां बाल कल्याण समिति में 3 बच्चों के हिंदू नाम बदलकर मुस्लिम कर दिए गए और उन्हीं नामों पर आधार कार्ड भी तैयार करा दिया गया। खुलासा तब हुआ जब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने टीम के साथ दबिश दी। अब सामने आए तीनों बच्चों के पिता को भी सुनिए, आखिर बच्चों के साथ हुआ क्या। उनको इस प्रकार से इंडल्ज करना गलत एक्टिविटीज में, उनके दिमाग को ग्रूम करना पादरी बनाने के लिए गलत है। ये ट्रैफिकिंग है। हमने इसलिए ट्रैफिकिंग को मानते हुए इसकी एफआईआर दर्ज कराई है। दूसरे मामले में दिव्यांग बच्चों को एक इलीगल एंटिटी में रखा गया था। वो संस्थान रजिस्टर्ड नहीं था। जो हम वहां पहुंचे तो ताला लगा के संचालक भाग गए। बच्चों को रोलिंग शटर्स के अंदर बंद कर दिया। तो कितने साल से संघर्ष कर रहे थे अपने बच्चों को पाने के लिए आप? सर 2-3 साल तो किए। जब साहब मना कर दिए वहाँ पे मिल नहीं पाएंगे तो सर हम भोपाल छोड़ के गाँव चले गए। तीनों बच्चे हैं आपके? तीनों बच्चे हमारे। अभी उनके आधार कार्ड मुस्लिम नामों से बना दिए, पता है आपको? हाँ सर, अभी अध्यक्ष साहब ने बताई कि मुस्लिम नाम से आधार कार्ड बन चुके। केवल रायसेन नहीं बल्कि दमोह से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया। प्रियंका कानूनगो की माने तो दमोह में ईसाई मिशनरी की संस्थाओं में बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। बताया कि डिंडोरी से लाए गए एक बच्चे को पादरी बनने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। अब पिछले दिनों में वो हमारे घर आने लगे, धमकाने लगे कि हमने आपको जो पैसा दिया था, उन्होंने मदद के तौर पे हमें पानी में डुबकी लगा के जो 32वां दिया था, उसके बाद हमें पैसा दिया था उन लोगों ने, तो उस पैसे का 4 गुना मांग रहे हमसे। तो हम दुकान करे, वहाँ आके उनकी बेटी ने, सजी थॉमस ने, निधि ने और नैनन थॉमस ने, उनने आके हमें धमकाया है। और आए दिन वो रास्ते में कहीं मिलते तो पैसे की बात करके आप चर्च नहीं आओगे तो आपको ऐसा कर देंगे, गलत वो लगा के आरोप हम लोग के लिए फंसाने के लिए चाह रहे थे। मामला धर्मांतरण का है तो सियासत भी सक्रिय हो गई। मध्य प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह कहते हैं देश प्रदेश में लगातार धर्मांतरण की कोशिशें हो रही हैं, तो कांग्रेस का आरोप की सरकार कानून का सख्ती से पालन नहीं करवा पा रही। तो धर्मांतरण अगर रुका है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, कड़ा कानून बनने के बाद, तुष्टीकरण की राजनीति समाप्त करने के बाद ये धर्मांतरण पर काफ़ी हद तक रोक लगी है। परंतु अभी भी ऐसी शक्तियां हैं जो षड्यंत्र करके भारत की संस्कृति को खंडित करने की कोशिश कर रही हैं, भारत की राष्ट्रीयता को खंडित करने की कोशिश कर रही हैं। और इस तरह से भारत में एक बड़ा षड्यंत्र विदेशी ताकतों की, कुछ देसी ताकतों के सहयोग से चल रहा है। और इसके लिए हम अगर सजग और जागरूक नहीं हुए तो एक बड़ी चुनौती हम सबके सामने है। धर्मांतरण को लेकर बेहद सख्त कानून होने के बावजूद बच्चों का धर्मांतरण प्रशासन की नाक के नीचे हो जाए, चिंता का सबब तो है ही। सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक अवैध धर्मांतरण की खबर पहुंच गई, जबकि प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग बेखबर था। पुलिस प्रशासन और खुफिया तंत्र की भी ये नाकामी है। दमोह से धर्मेश पांडे, भोपाल से मनोज राठौर, शैलेंद्र भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो धर्मांतरण के रायसेन और दमोह से सामने आए मामले चिंता बढ़ाते भी हैं कि ये महज कुछ उदाहरण है, बल्कि ऐसी दर्जनों मिशनरीज, बल्कि दर्जनों नहीं, हम कहें सैकड़ों मिशनरीज और हजारों बाल कल्याण समितियां प्रदेश में काम कर रही हैं। लेकिन हर बाल कल्याण समिति या हर मिशनरीज पर फिलहाल नजर नहीं है। अंदर क्या हो रहा है ये किसी को नहीं पता। बहुत कुछ ऐसा होता है जो बाहर बहुत बाद में सामने आता है या फिर बाहर आ ही नहीं पाता।
और उससे भी बड़ी बात कि ये केंद्रीय स्तर पर जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है उस तक सूचना पहुंची, राज्य स्तर पर जो ये महकमा है उस तक इसकी सूचना नहीं पहुंची, ये भी चिंता बढ़ाता है। इस पर चर्चा करेंगे हम कि क्या इसके पीछे की वजह है। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं चर्चा में। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी। स्वागत है आपका दुर्गेश जी। नमस्कार। और कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका स्वदेश जी चर्चा में। नमस्कार। दुर्गेश जी, सवाल तो यही है भाई, मध्य प्रदेश में शासन आपका है, सरकार आपकी है, प्रशासन आपके हिसाब से काम करता है, जो खुफिया एजेंसियां हैं वो भी आपके हिसाब से काम करती हैं, तो कहीं ये फेल्यूर नहीं है प्रशासन का, खुफिया एजेंसियों का? पता ही नहीं भाई, दो तो ये मामले सामने आ गए, लेकिन बहुत कुछ है जो अभी भी अनदेखा है, अदृश्य है। देखिए प्रशांत जी, इसको फेल्यूर नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सरकारी एजेंसियां सभी अपना काम करती हैं, पर जो कुछ लोग, जो संचालक जो इस तरह के आश्रम चलाते हैं, वो आंकड़ों की बाजीगरी कर उन चीज़ों को पेश करते हैं, और जहाँ पे चूक हुई है उसको सुधारने का काम, उसको पनिशमेंट देने का काम हमारी सरकार निश्चित रूप से करेगी। पर जैसा अभी आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी बता रहे थे, तो निश्चित रूप से जब से यह धर्मांतरण का कानून आया है उसको लेकर हमारी सरकारें काम कर रही हैं, और निश्चित रूप से आप देखेंगे तब से बहुत सी चीज़ों पे पाबंदी लगी है, बहुत सी चीज़ें रुकना शुरू हो गई हैं, पर इसके बावजूद भी जो ये प्रकरण सामने आते हैं तो उनको रोकने का प्रयास करते हैं। पर एक जो प्रश्न जो सबके सामने आता है प्रशांत जी, कि क्यों ये लोग धर्मांतरण को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, क्यों ये लोगों को बहला फुसलाकर, लालच देकर, उनको कभी कभी एजुकेशन के रूप में उनको दिखाने का, एजुकेशन फ्री एजुकेशन देने के लिए कभी उनको अन्य प्रलोभन देने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये क्यों ऐसी ताकतें हैं जो इसके पीछे काम कर रही हैं। अरे आपका अपना धर्म है, आपका अपना मजहब है, आप उस मजहब में रहिए। जो दूसरे लोग दूसरे धर्म में रह रहे हैं उनको लालच देने का काम, उनको प्रलोभन देने का काम क्यों किया जा रहा है, इसको निश्चित रूप से सबको समझना चाहिए। और हमारी सरकार ने ही देश में कानून बनाने का काम किया, और जो धाराएं हैं उसको भी बढ़ाने का काम किया है, उसमें सजा का प्रावधान और बढ़ाने का काम किया है। तो सरकार अपना काम कर रही है, और कहीं पे अगर इस तरह से कोई बात निकल के आती है तो त्वरित कार्रवाई की जाती है। ठीक है, ठीक बात है। चलिए स्वदेश शर्मा जी, कहां फेल्योर आपको नजर आता है, कहां चूक हो गई? मामले सामने आ रहे हैं, और वो भी उस नजरिए से भी देखिएगा कि भाई राष्ट्रीय स्तर पर जो बाल संरक्षण आयोग है उसके पास तक सूचना पहुंचती है। देखिए प्रशांत जी, निश्चित रूप से ये मान लीजिए आप, धर्म परिवर्तन होता क्यों है? सबसे बड़ी बात, पहली बात तो होती है लोगों की सहूलियत। जैसे हेमा मालिनी भाजपा की सांसद, उनको विवाह करना था क्योंकि दो शादी हो चुकी थी धर्मेंद्र की, और तो उस समय उनको मजहब बदलना पड़ा, मुसलमान को इस्लाम को। उसमें धर्म परिवर्तन आप इंटरप्ट करेंगे तो बात आई नहीं। अरे साहब, यहाँ बच्चे आप इंटरप्ट करिए, बात करिए, बच्चों का धर्मांतरण, अरे प्रशांत साहब समझिएगा, जुड़ा हुआ मुद्दा उठाया है, नहीं तो कनेक्ट कैसे होगी बात? जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाया है, भाजपा के प्रवक्ता को कहिए शांत रहे। मैं शांत रहूंगा बिल्कुल। तो मैं बता रहा हूँ, तो धर्म परिवर्तन दो तीन तरह से होता है। एक तो सहूलियत, तो उस समय धर्मेंद्र को दूसरा विवाह करना था तो उनको सहूलियत लगी कि हम के बारे में नहीं हो रही है। अरे भाई आप क्यों बोल रहे हैं? सुन लीजिए, शांत हो जाइए। तो उनको सहूलियत दिखी इस्लाम को स्वीकार करने के लिए, भाजपा की सांसद हेमा मालिनी को, तब उन्होंने सहूलियत के लिए किया। एक व्यक्ति होता है जो आस्था से धर्म परिवर्तन करता है, दूसरा होता मजबूरी में। मजबूरी क्या होती है कि सरकार की जवाबदारी है स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा। इसमें सरकार अगर नाकाम हो जाती है तो निश्चित रूप से दूसरे लोग कोशिश करते हैं बरगलाने की और धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करते हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए मुस्तैदी से काम करे, जवाबदेही से काम करे, और अपने ऊपर जवाबदेही ले। उनकी नाक के नीचे, राजधानी की नाक के नीचे धर्म परिवर्तन हो जाए, और राजधानी में मुख्यमंत्री महोदय को पता नहीं, सरकार को का कोई अता पता नहीं, सरकार सिर्फ टिप्पणियां छोड़ करके दिन भर डिबेट करवाना और जनता का ध्यान भटकाना, इसी में लगी है। लॉ एंड ऑर्डर क्या है आप बताइए? जब नाक के नीचे धर्म परिवर्तन हो जाए, क्या कहना चाहते हैं दिन भर डिबेट करवाने से मतलब?
ये आप ही को थोड़ा सा टॉन्ट कर रहे clarify हैं जरूर प्रशांत करें। जी, आपको टॉन्ट कर रहे हैं ये इस तरह की टिप्पणियां कर देते हैं। वही पूछ रहा हूँ आपसे देखिए सर। प्रशांत जी, ये टिप्पणियां इस तरह की करते हैं इनके पूरे नेता, चाहे विश्वास सारंग को ले लीजिए आप, चाहे रामेश्वर शर्मा को ले लीजिए आप, प्रज्ञा सिंह को ले लीजिए आप, ये टिप्पणी एक ऐसी छोड़ेंगे दिन में आके सवेरे 10:30 बजे कि दिन भर उस पर डिबेट हो, दिन भर चर्चा हो, मूल मुद्दों से कार्रवाई के ध्यान बाद हुआ भटकाया है, जाए। कार्रवाई तो का सरकार हुआ है, ये सबसे बड़ा ये कार्रवाई की है सरकार ने, तब आपको समझ में आई है, तब आप डिबेट में आके बैठे। सरकार का इनको विषय बताइएगा प्रशांत जी, इनको विषय बता दीजिएगा। सरकार का सबसे बड़ा फेल्यूर है ये अब कि चिल्लाने धर्म लगेंगे, परिवर्तन अब चिल्ला का के कानून बात करने होते हुए लगेंगे। भी अरे आप धर्म विषय पे तो बताइए, विषय पे क्या बात हुई? लोगों को परेशानी है, बात करके अरे आपकी तिल मिला रहे हैं आप, अरे आपकी तिल मिला रहे हैं आप जवाबदारी बैठ के। है, आपकी जवाबदारी है, आप तिल मिला रहे हैं, अरे सरकार की जवाबदारी है, सरकार ने संज्ञान लिया, तभी तो ये सब मामला है। चलिए ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। काजी साहब को भी शामिल कर लीजिए चर्चा में। जी, काजी अनस अली साहब हमारे साथ जुड़े हैं, चर्चा में स्वागत है आपका। काजी साहब, क्या दिक्कत है भाई, अगर बाल समिति में किसी और धर्म का, अलग अलग धर्म के भी बच्चे आते हैं जिन्हें जरूरत होती है, बेचारे माँ बाप से बिछुड़ जाते हैं, तो क्या जरूरत है कि भाई उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाए? क्यों उनके नाम बदल दिए जाएं? क्यों दूसरे धर्म के आधार कार्ड बना दिए जाएं? जरूरत क्या है? नहीं, देखिए, जिस तरीके से धर्म स्वतंत्रता अधिनियम बना हुआ है, तो मैं ये कहूँगा कि जब कानून बना हुआ है उसके ऊपर, तो जिसकी जो मर्जी आए भारत के अंदर, जिस तरीके से आपको जो मजहब को अपनाना है वो आप अपनाइए, उसमें कोई एतराज़ किसी पे होना नहीं चाहिए। मगर अगर इस तरीके की कोई अगर घटना आई है सामने के वहाँ बच्चों के आधार कार्ड बना दिए गए, बच्चे तो खुद एक मासूम होते हैं बच्चे, उन्हें तो उनके लिए पूरी एक ज़िंदगी उनके सामने पड़ी हुई है, और वो तो जिस तरीके से उनको ढाल दिया जाए, जहाँ भी इस तरीके का अगर कुछ हो रहा है, कोई धर्म विशेष, मैं ही कहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि सिर्फ अगर कोई इस्लाम धर्म अपनाता है तो उसे तो सबको कहीं ना कहीं एतराज होता है। जिस तरीके से वसीम रिजवी ने हिंदू सनातन धर्म अपना लिया तो किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई, और जगह जगह उनका तो स्वागत और वो किया गया। तो ऐसा क्या है इस्लाम के अंदर, तो ये भी जरा समझने की ज़रूरत है। और इस तरीके की बात को करना कि साहब इस्लाम धर्म के ही खिलाफ एक वो करना, वो मुनासिब मैं नहीं समझता। नहीं, काजी चूंकि बच्चों का मसला था, ये बच्चे जब बाल कल्याण समिति के पास पहुंचे, उनके हिंदू नाम थे, जब उनसे प्रियंका कानूनगो ने बात की तो ये तस्वीर साफ हुई। अब जाकर उनके पिता भी सामने आए हैं कि कैसे उन बच्चों से वो दूर रहे, या फिर एक संस्था भोपाल की भी थी जिस पर भी सवाल उठे। सवाल मेरा वहां है काजी साहब, वैसे पूरी प्रोसेस है धर्मांतरण के लिए, और उस प्रोसेस को फॉलो करना होता है। अगर आप बालिग हैं, कोई मनाही नहीं है धर्म परिवर्तन के लिए। काजी साहब, असल में बाल आयोग का जो मसला है, मैं कहीं ना कहीं फिर वही बात कहूंगा, तो मैं नहीं चाहता कि जिस तरीके की बात, अब बाल आयोग का मसला, तो ये वहाँ जिम्मेदारी किसकी थी? सरकार की जिम्मेदारी थी कि सरकार की नाक के नीचे बैठकर वहाँ पे कैसे आधार कार्ड बदल लिए गए। वहीं बाल आयोग सिर्फ ये क्या होता है, हर 2, 4, 5, 6 महीने के अंदर कोई ना कोई बात ऐसी आती। अभी मदरसों को लेकर बाल आयोग ने टारगेट किया। तो मेरा ये कहना है कि जहाँ आप इन बच्चों को देख रहे हैं, वहीं आप उन बच्चों को भी देखिए जो रेलवे स्टेशन के ऊपर घूम रहे हैं और रेलवे स्टेशन के ऊपर तरह तरह के नशा कर रहे हैं, और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, उनको खाना देने वाला नहीं है, उनको भूख लगे तो उनको कपड़े पहनाने वाला नहीं है। तो ये बाल आयोग की कहीं ना कहीं ये भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, अगर बात आई है सामने तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कोई एतराज वाली बात नहीं। दुर्गेश जी, इस पर रिएक्शन जरूर चाहूंगा आपको। और यहाँ भी जो स्वदेशी सवाल उठा रहे थे, वही सवाल काजी साहब ने भी उठाया कि भाई जिम्मेदारी तो आपकी है ना। देखिए, अनस भाई तो स्पष्ट रूप से मान रहे हैं कि धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, और धर्मांतरण अगर हो तो कानूनन उसकी प्रक्रिया है, उसको लेके सबको आगे बढ़ना चाहिए। कानूनन अगर आप किसी चीज़ की तरफ जाते हैं, क्योंकि देश संविधान से चलता है, और निश्चित रूप से जब संविधान से चलता है तो कानून सबको फॉलो करना है। रही बात इनकी काजी साहब की, अनस जी की, तो निश्चित रूप से जिनको शरीयत मानना था वो पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हो गए उस समय, क्योंकि मजहबी आधार पे ही बंटवारा हुआ था वो। तो इसलिए जब कानून जो है, कानून के तहत अगर जो भी है उसको करना चाहिए। और निश्चित रूप से जब कानून ने काम किया, कानूनन वहाँ पे FIR दर्ज हुई, सब कार्य ये हुआ, तो ये मामला भी, और एक दमोह वाला मामला भी है। दुर्गेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक मिनट दुर्गेश जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और इस वक्त हमारे साथ प्रियंका कानूनगो जी जुड़े हैं, राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष। बहुत स्वागत है आपका प्रियंक जी। प्रियंक जी, ये इनपुट्स कहां से मिले? 2 जगह आपने एक्शन लिया, दबिश दी टीम के साथ, एक रायसेन की बाल कल्याण समिति, दूसरा दमोह के एक मिशनरी में। कहां से इनपुट्स थे और जिसके आधार पर ये एक्शन लिया आपने?
प्रियंक जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, पहुंच रही। जी जी जी, प्रियंक जी, ये बहुत सारी मिशनरी काम कर रही हैं प्रदेश में और करीब हजारों बाल कल्याण समितियां भी हैं। 2 जगह आपने एक्शन लिया, 2 जगह एक साथ, या जो कहें कि जो शायद शंका रही होगी वैसा मिला भी, तो हम ये मानकर चलें कि ऐसा बहुत कुछ है जो अभी आना बाकी है। हकीकत क्या है इसके पीछे, थोड़ा आप ज्यादा रोशनी डाल पाएंगे? देखिए, मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश ने एक बड़ा ही प्रोग्रेसिव कानून बनाया, मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम। और कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि धर्मांतरण की कोई भी गतिविधि मध्य प्रदेश की धरती से संचालित नहीं होगी। कई सारी सख्त कार्रवाइयां की, और जब कानून का सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन होता है तो जागरूकता बढ़ती है। ये जागरूकता का असर है कि हमारे पास लगातार शिकायतें आ रही हैं और हम स्टेट गवर्नमेंट को इन शिकायतों के बारे में अवगत करा पा रहे हैं और ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं। जी बिल्कुल, लेकिन राज्य स्तर पर जो बाल संरक्षण आयोग है, ये हम उसका फेल्यूर भी माने क्या? सीधी शिकायतें आप तक पहुंची, यहां किसी ने या तो संज्ञान नहीं लिया इन शिकायतों पर, या फिर इन तक पहुंची ही नहीं शिकायतें? प्रियंक जी, देखिए, राज्य बाल आयोग में पिछले माह ही अध्यक्ष और 6 सदस्यों की नियुक्ति हुई है और वो बहुत इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। इन दोनों ही मामलों में, रायसेन वाले मामले में मध्य प्रदेश बाल आयोग के अध्यक्ष मेरे साथ रहे, दमोह वाले मामले में वहां के माननीय सदस्य एक मेरे साथ रहे। तो मैं आज की तारीख में बड़ी संतुष्टि से साथ कह सकता हूं कि राज्य का बाल अधिकार संरक्षण आयोग बहुत इफेक्टिवली काम कर रहा है। जी, आगे क्या रणनीति रहेगी ऐसे मामलों पर लगाम लगाने के लिए, प्रियंक जी? देखिए, सख्त मॉनिटरिंग एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका होता है। रेगुलर इंस्पेक्शन, सख्ती से मॉनिटरिंग करना और उससे भी ज्यादा सख्ती से गड़बड़ियों पर कार्रवाई करना, यही 3 तरीके हैं जिसके माध्यम से हम इस प्रकार की गतिविधियों को रोक सकते हैं। जी, मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र हैं, अगर आप थोड़ा सा डिस्क्लोज कर सकें, जहां सबसे ज्यादा आशंकाएं हैं धर्मांतरण की? पर्टिकुलर आदिवासी या इसी तरह के कुछ और क्षेत्र? देखिए, देश में जहां भी आदिवासी जिले हैं, आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, वहां पे धर्मांतरण की गतिविधियों की संभावना होती है और वहां पे हमको इफेक्टिवली काम करना चाहिए। राष्ट्रीय बाल आयोग राज्य बाल आयोग के साथ मिल करके अभी जो है देश के कई सारे जिलों में अपनी बेंच आयोजित कर रहा है और मध्य प्रदेश के भी हम कई सारे जिलों में अपनी बेंच आयोजित कर रहे हैं। तो ऐसी जहां भी शिकायतें होंगी हम उनका निपटान तेजी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया न्यूज 18 से बात करने के लिए प्रियंक जी, धन्यवाद आपका। और चूंकि प्रियंक जी ने एक सवाल उठाया, थैंक यू, मैं आपके पास आऊंगा। जी, शुक्रिया सर आपका। दुर्गेश जी, सवाल आपसे मेरा कि भाई प्रियंक जी ने सवाल उठाया कि भाई कानून बहुत अच्छा बना है, इसके लिए सरकार के लिए धन्यवाद है, साधुवाद है, लेकिन भाई लागू भी तो करवाना आपकी जिम्मेदारी है। देखिए प्रशांत जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। दूध का दूध और पानी का पानी, निश्चित रूप से हम लोग जिस विषय पे बात कर रहे थे, जब बाल आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस चीज पर मोहर लगा रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार अच्छा काम कर रही है और उसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि कानून का इम्प्लीमेंट और प्रोग्रेसिव कानून बनाया है। ये लोग तो वो हैं जो टुकड़ा जमीन की राजनीति करने वाले लोग हैं। ये उनके लिए एक जोर से बिल बना रहे हैं, चिल्ला चोट कर रहे हैं चैनल पे। अरे आपको विषय ही नहीं मालूम, आपको विषय नहीं मालूम है। और अनिल भाई, ठीक है सर, माफी चाहूंगा जी, वक्त की कमी है। अनस अली साहब को ज्यादा वक्त नहीं दे पाया मैं। जी, चर्चा यही खत्म करेंगे, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि मॉनिटरिंग मजबूत होनी चाहिए। ऐसी संस्थाओं पर मॉनिटरिंग और ज्यादा मजबूत होनी चाहिए ताकि अंदर कुछ गड़बड़ ना हो पाए। बहुत शुक्रिया दुर्गेश केसवानी जी, स्वदेश शर्मा जी, काजी साहब, बहुत धन्यवाद आपका। डिबेट में बस इतना ही।